नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संकवान। हरियाणा में 24 की चुनावी आहट अभी से सुनाई दे रही है। सभी राजनीतिक दल जीत का दम भर रहे हैं। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर नजर आता है। ऐसे में आज मुद्दा में मिशन 2024 को लेकर 24 की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे हैं। जनसभाओं, यात्राओं और रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है तो वोटर चेतना महाअभियान का भी आगाज किया गया है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के साथ बैठक की, एकजुट रहने का संदेश दिया। तो अब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने चंडीगढ़ में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से बैठक की और बैठक के बाद आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। जल्द ही संगठन की लिस्ट जारी करने की बात कही। हम लोगों ने निश्चित किया है कि 10 के 15 तारीख के बीच जो फर्स्ट फेज ऑफ द अपॉइंटमेंट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश और डीसीसी की 20 से 25% पदाधिकारी होते हैं, उनकी सूची हम जारी करेंगे। प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट का 3 या 4 फेज में एक्सपांशन करते हुए उसको पूर्ण किया जाएगा आने वाले 4-6 महीने। और सब लोगों से वो निवेदन किया गया कि योग्यता के आधार पर करें, गुटबंदी के आधार पर ना करें, कोई कोटा सिस्टम नहीं रहेगी। मेरिट्स पे जो सबसे ऊंचे कद का रहेगा उन लोगों को नाम समाविष्ट कर दिया जाएगा। और वो पैनलों को जो है प्रदेश के वरिष्ठ लीडरों के साथ परामर्श करके सामाजिक समीकरण, राजकीय समीकरण, ज्योग्राफिकल समीकरण और युवा, महिला, यूथ वो सबका समन्वय करते हुए उसका जो है नाम निश्चित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हिसार में पार्टी कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा की घोषणाओं पर सवाल खड़े कर दिए। उधर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हिसार कार्यक्रम के लिए निमंत्रण न होने की बात कहते हुए हुड्डा खेमे को निशाने पर ले लिया। जो हम कहते हैं, जो मैं कहूँगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 51 ने कही थी, हैं? ये तो आपने बेरा बकरी की मींगण की तरह कर 200 बढ़ा देंगे, 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए मिला करेंगे। हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए। इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे उन सबको। क्योंकि 8 लाख जो मेरे कर्मचारी भाई हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जगह जगह बैठे हैं पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, ओपीएस, सरकार आएगी पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, हम पुरानी लागू करेंगे। पहले बुजुर्ग नहीं होते थे, पहले गैस के सिलेंडर नहीं होते थे, पहले बिजली नहीं होती थी, क्यों नहीं करती फ्री? ये लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस को इनकी पाठशाला में इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि मूर्ख बनाओ, राज करो। ये कांग्रेस की संस्कृति है, कल्चर है कांग्रेस का। ये हुड्डा साहब ही नहीं कर रहे, सारे देश में ये यही कर रहे हैं। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ और, पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। मालूम नहीं वो सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमें ना तो बुलाया गया ना कुछ और, पहले दिन से नहीं, तो इसलिए गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन का दम भर रहे हैं। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सरकार को बदल, ये तुम्हारी पेंशन काट रहे हैं, ये तुम्हारे पीले कार्ड काट रहे हैं, ये राशन कार्ड काट रहे हैं, तुम इनके। जाहिर है
ये साल सभी दलों के लिए बेहद निर्णायक साल साबित होने वाला है। सभी दल संगठन विस्तार से लेकर वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय हो जाती है। ऐसे में सभी दल अभी से जीत का दम भर रहे हैं। देखना यह है कि 2024 की तैयारी से लेकर चुनाव तक कौन किस पर भारी रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कहीं यात्राएं निकाली जा रही है, कहीं रैलियों का दौर जारी है, कहीं बैठक हो रही है, मंथन मंत्रणाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। चर्चा हम करेंगे कि 24 को लेकर दावे सभी के हैं, लेकिन अभी जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं, अभी तैयारी के लिहाज से कौन किस पर भारी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता सुमित्रा चौहान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो से रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सुखवीर तंवर जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चूंकि मोर साहब चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, दीपक बाबरिया सिरसा के नेताओं से मुलाकात भी की है, तो क्या लग रहा है नए प्रभारी नई शक्ति नई ऊर्जा दे पाएंगे पार्टी को? देखिए ज्योति जी, आप देखेंगे हमारे प्रभारी जी लोकसभा वाइज सभी नेताओं से मिल रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं और संगठनात्मक रूप से उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के आसपास जो है वो संगठन की जो लिस्ट है वो भी आ जाएगी और वो पूरा एक इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि उन्होंने सभी नेताओं से रायशुमारी की और बहुत मतलब आप देखेंगे कि लोकसभा वाइज उन्होंने लगभग 200-250 लोगों से एक दिन में मुलाकात की है। मेरी भी मुलाकात हुई है, चर्चाएं हुई हैं, बिल्कुल धरातल से लेकर ऊपर तक की सारी बातों की चर्चा की है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि सारा का सारा और जो कांग्रेस के उसमें फेवर में जो है आपको दिखाई पूरा का पूरा जो माहौल दिखाई दे रहा है, अभी आपके न्यूज में भी देखा गया किस प्रकार से लोगों की जो राय ली जा रही है, किस प्रकार से लोगों की राय है और कि जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार का जो कुशासन हो गया है, किस प्रकार से हरियाणा को पिछड़ा तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा को किस प्रकार से पिछड़ेपन की तरफ ले जाया गया है। कहाँ आज बेरोजगारी की हालत देख लीजिए, आज अपराधों की स्थिति देख लीजिए, आज किसान की स्थिति देख लीजिए, आज कर्मचारियों की स्थिति देख लीजिए, आज छोटे व्यापारियों की स्थिति देख लीजिए, महंगाई की मार देख लीजिए, आज शिक्षा का देख लीजिए और आप देखिए कि हरियाणा के विकास के नाम पर आप देखेंगे कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन आपको नजर नहीं आएंगे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लगभग जो है इस पर हरियाणा पर चढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारे जो अब तक की समक्ष आपके विपक्ष आपके समक्ष जो है 9 जो है रैलियों के रूप में हो चुके हैं, जहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जो जाते हैं तो कितना जो अपार जनसमूह आप इतना अपार जन समर्थन मिल रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस की मैं ये कहूँगा एक आंधी सी चली हुई है। आज आप अगर आप देखेंगे उसके तो और हमारे सारे के सारे नेता जो वरिष्ठ नेता है वो अपने अपने स्तर पर जन जागरण के अभियान में लगे हुए, वो अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने कार्यों में लगे हुए और पूरे पार्टी को मजबूत करने में सभी अपनी भागीदारिता कर रहे हैं। तो क्या सभी एकजुट है दावे से कह पाएंगे जोगेंद्र मोर जी? क्योंकि हुड्डा साहब जो कार्यक्रम करते हैं उन पर कुमारी सैलजा कहते हैं कि हमें तो इनवाइट नहीं किया गया। किरण भिवानी में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। एसआर के खेमा इन दिनों बहुत एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन उसमें ना भूपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, ना दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, ना उदय भान दिखते हैं। तो लगता है कि कांग्रेस के नहीं बल्कि अलग अलग नेताओं के ये कार्यक्रम है। ऐसा है देखिए ऐसा है नहीं, वो बड़े कद के सभी नेता जो है जरूरी नहीं एक मंच पे जाके कार्यक्रम करें। कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जब दीपक बावरिया जी ने चंडीगढ़ में मीटिंग ली तो सभी नेता एक मंच पे थे, और भी कोई इस प्रकार का कार्यक्रम होगा तो एक मंच पे होंगे। जरूरी नहीं कि सारी शक्ति जो है वो एक जगह पे लगाई जाए। वो सभी अपने बड़े बड़े कद के नेता है, जिन विषयों की मीडिया बात करता है वो बाद के विषय है, वो विधायक तय करेंगे, वो हाईकमान तय करेगा किसी चीजों के लिए। तो इसलिए कई कतई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार का जरूरी नहीं है कि सभी नेता एक मंच पे हो। किसी भी पार्टी के नेता एक मंच पे नहीं होते। आप देखिए कि जब जजपा की रैली होती है या और प्रकार की जो रैलियां होती है, जरूरी नहीं कि एक उसमें जो सारे के सारे नेता है कहीं पे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम को लेकर सवाल तो नहीं उठाते ना। दूसरे दलों के नेता ये नहीं कहते कि हमें इनवाइट नहीं किया गया। दूसरे दलों के नेता ठीक है, जहां जिसकी जिम्मेदारी लगती है उसके हिसाब से कार्यक्रम करते हैं। इनविटेशन को लेकर ये नहीं कहा जाता कि कौन सा कार्यक्रम था, मुझे नहीं जानकारी। मेरे को
हाँ, ये ठीक बात है कि उन्होंने कहा है कि हाँ मेरे को निमंत्रण नहीं था। इस प्रकार का अगर होता जो चीजें हैं कुमारी शैलजा जी की, जहाँ पे इस प्रकार का जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा तो सभी नेता एक साथ होंगे। जब विपक्ष आपके समक्ष है, उसके अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विधायक हैं वो वहां पे गए हैं। सुमित्रा जी भी हमारे साथ और संयोग से वो राजीव गांधी जी की जो जयंती थी वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। संयोग से सुमित्रा जी, तो कहीं भी कांग्रेस ये कह रही कि हम तो देखिए बहुत मजबूत हैं हरियाणा में और हमारे नेता लगातार फील्ड में हैं, एक्टिव हैं, ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी खुद को कहाँ पाती है 2024 को लेकर? देखिए इसमें ये पाती है कि 2014 से आज तक देखिएगा 14 जीते, 19 जीते, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा और 2024 हम इससे ज्यादा अच्छे मतों से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना से पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, आम जन के लिए कार्य कर रही है। इस विश्वास के साथ, सबके साथ चलने के साथ और गरीब जिस तरीके से आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में और केंद्र में लौटेगी सत्ता में। जी, तो आप जनता के भरोसे से कह रहे हैं कि हमने जनता के विकास कार्य कराएंगे और जनता एक बार फिर से अवसर देंगे, इस बार हम बहुमत से जीत हासिल करेंगे। पंजेटा जी, मुख्य विपक्षी पार्टी के दावे हैं, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, अभय चौटाला भी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब तक की परिवर्तन यात्रा से कोई उम्मीद, कोई आस जगी है परिवर्तन की? क्योंकि बहुत कोई बड़े नेता साथ आते नजर नहीं आए कि पार्टी संगठन के लिहाज से कोई परिवर्तन हो गया हो। नेता को बड़ा या छोटा जो है वो जनता बनाने का काम करती है, नेता अपने आप में कुछ नहीं होता। आपको पता है भाजपा के सारे मंत्री हार गए थे पिछली बारी, और भाजपा जो अभी मैं सुन रहा था, सम्मानित प्रवक्ता हैं भाजपा जी की सुमित्रा जी को, तो जो इनका दावा है सेंटर में और हरियाणा में आने का, तो पहले तो हरियाणा के अगर संदर्भ में बात करें तो ये बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए थे, बात 75 पार की कर रहे थे ये। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और कौन सा वर्ग एक बताएं जो वर्ग जो है सरकार से खुश है? आप कर्मचारियों को ले लीजिए, आप अभी क्लर्क वाला हाल ही में जो है 34,500 वाला ले लीजिए, स्टूडेंट्स में आपने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को देखा, शिक्षा प्रणाली को देखा, 5,000 स्कूल इन्होंने बंद करने का काम किया, और वैसे भी शिक्षा का स्तर आप देख चुके हैं। कंडीशन टीचर्स का स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। अभी हमारी यात्रा यमुनानगर से निकली थी, अभी वहीं पर ही है, और खुद मंत्री जी का जो हल्का है उसमें यात्रा आज थी, तो वहां पे भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है वहां पे स्टाफ पर्याप्त नहीं है स्कूल में टीचर्स का। तो आपको पता है कि उसके बाद योजनाएं अग्निवीर जैसी हैं, अस्थायी रोजगार निगम जिसे ये कौशल रोजगार निगम कहते हैं, अस्थायी नौकरियां हैं, कोई भी कुछ कहीं पे भी सर्टेनिटी नहीं है, आप बताइए। उसके बाद युवाओं का एमबीबीएस वाला मैं बता चुका हूँ, पद खाली पड़े हैं वो बता चुका हूँ, जर्जर कंडीशन के अंदर है आज जो है शिक्षा प्रणाली जो है प्रदेश की। उसके बाद आप महंगाई देख लीजिए, गृहिणियों का बुरा हाल है, महिलाओं का मणिपुर से लेके संदीप सिंह वाला, ब्रिजभूषण वाला सारा प्रकरण आप देख चुके हैं, खिलाड़ियों का इन्होंने कितना सम्मान किया। पोर्टल की वजह से जनता परेशान है बहुत ज्यादा, चाहे परिवार पहचान पत्र का हो, पेंशन का हो मुद्दा, उसके बाद प्रदेश पे कर्ज का हो मुद्दा। तो देखिए ज्योति जी, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। और जहां तक अभी आपने कांग्रेस के बारे में बात करी, मोर साहब बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन वो मेरी बात से इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर शैलजा जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, रणदीप सुरजेवाला भी प्रभारी रहे हैं कर्नाटक के, शैलजा जी खुद प्रभारी हैं, और किरण चौधरी जी का भी बड़ा बैकग्राउंड जो है, पूरी एक फैमिली की लेगेसी के साथ वो आती हैं। तो किसी को ना बुलाना, निमंत्रण ना देना, अपमानित कर देना, ये बातें जो है उनका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना इसलिए पड़ेगा कि जनता को लग रहा है इनकी लड़ाई केवल सत्ता हासिल करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की है, ना कि आप बताइए जनता के लिए लड़ने की है। ये आपस में इनका बार बार जो टकराव है वो सामने आता है।
तो ज्योति जी, आज जो कंडीशन है, अगर सरकार के संदर्भ में बात करें तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, असलियत से दूर है। देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज है और 11-12 लाख करोड़ का इन्होंने कर्ज और लिया अभी पीछे हाल ही में, दो उसमें इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो अब अगर आप वो खामियाजा, और सरकार पीठ थपथपा रही है। आपने देखा होगा डिबेट में मुख्यमंत्री जी खुद पोर्टल के ऊपर बहुत एम्फेसिस करते हैं। ज्योति जी, पोर्टल क्या है? पोर्टल है आम जनता से आपकी एक्सेसिबिलिटी को कम करना। आप पोर्टल के ऊपर जाइए, मतलब एक होता है ना टॉक टू माई हैंड, दे आर सेइंग टॉक टू द पोर्टल। पोर्टल कभी खुलता नहीं है, पोर्टल का कंट्रोल इनके हाथ में है। पोर्टल ये अपनी मर्जी से खोलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जब इनको आप लगा लीजिए किसानों के लिए अब तब खोलेंगे, किसी और काम का है उसके लिए तब खोलेंगे। तो सरकार चुनी है हमने, वोट सरकार को किए या पोर्टल को किए? पहले तो हमें बताया भाजपा को हमने वोट, जनता ने वोट किया है या पोर्टल को? तो और अभी लू हिंसा आप लगा लीजिए, बाढ़ का आप लगा लीजिए कि कितनी बुरी हालत हुई। अभी तो अगर हम जितना डीप जा रहे हैं, किसान भाइयों के साथ साथ हमने किसानों के जहां गोडाउन में खाद रखा था वो सारा का सारा खराब हो गया, जिनका सीमेंट था वो खराब हो गया, किराने वाले का बेचारे का आटा उटा सारा स्टॉक खराब हो गया, कोई किसी ट्यूबवेल्स खराब हो गए, घर के नींवें खराब हो गई। मतलब एक अगर जायजा सरकार लेने की कोशिश तो करे, मतलब सरकार तो जाने तक की मतलब एक कोशिश भी नहीं कर रही। वहां बाढ़ में भी किसानों ने अपने ट्रैक्टर बीच में लेके गए, किसानों ने अपने ट्रैक्टर खराब करे। तो ये तो ज्योति जी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सेंटर को अगर बात करें तो सेंटर में एक के बाद एक काफी घपले सामने आ रहे हैं और इनके अपने मंत्री ये मान रही, नेहरू ये मान रही कि बहुत 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 खामियां हैं और बीजेपी ये दावा नहीं करे कि हम सरकार बना रहे हैं। बहुमत का तो दूर की बात, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत शिखर पर गया, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको राव इंद्रजीत से जो सीधा सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर, नो इंसाफ पे भी उठाया, अरविंद शर्मा ने घोटालों के लेके उठाया और गोलन ने तो खुद कहा, मैं करप्शन की बात करूं कि मैंने 50 लाख रुपए दिए पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए। तो ये तो हाल इनका अपना खुद का है जहां इनके अपने लोग कर रहे हैं। अभी विधानसभा सत्र आएगा, अगर आप मुझे अगला टर्न देंगे तो मैं एक एक करके उसमें सारे मुद्दे बताने का काम करूंगा। चलिए अगले राउंड में आपको एक बार फिर से हम वक्त देंगे, क्योंकि आप जो मुद्दे गिना रहे हैं वो इन दिनों हाल फिलहाल के मुद्दे हैं और डेफिनेटली ये मुद्दे हमें मानसून सत्र में भी सुनाई देंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सुखबीर तंवर जी, यूं तो हरियाणा का वोटर देखिए, किसी नई पार्टी को अब तक कभी कोई मौका नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों के पास एक ग्राउंड ये है कि हम साथ लगते पंजाब में सत्ता में हैं और राजधानी दिल्ली में हम सत्ता में हैं, तो जनता के बीच आपके नेता जा रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है वोटर्स से या लोगों से बात करके कि जनता किसी भी तरह से आप लोगों पर यकीन करने के मूड में है चुनाव के लिहाज से? देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जो आपने सवाल किया, विषय ये है कि कभी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी आज सत्ता में और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मात्र 10 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है, इसलिए जो आपका सवाल है इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद हरियाणा प्रदेश की जनता, जिस प्रकार से हरियाणा में हमने बिजली आंदोलन चलाया हुआ है और उसमें जो स्नेह मिला है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बदलाव का परिचायक है। और जिस प्रकार की राजनीति अतीत में सभी राजनीतिक दलों ने करी है और आज आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे चलने के लिए और जो हमारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जो दूसरी पार्टियां भी आज प्रयास कर रही हैं, निश्चित तौर पे हमारी सफलता का परिचायक है। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में हम बदलाव लाएंगे और आगामी लोकसभा के आम चुनाव में हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारी पक्की तैयारी है और किसी तरह का कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, जिस प्रकार से दिल्ली में हमारा मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जन सुविधाओं का और पंजाब में जिस तरह से डिलीवरी दी है, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की जनता जन सामान्य की सुविधाओं को लेने के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव करेगी। गुरमीत जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, जीत के दावे सभी के हैं, लेकिन मैं बीजेपी से जुड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगी। पिछली बार 75 पार का नारा था लेकिन बहुमत में नहीं आए, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो अगर गठबंधन में लड़ा तो क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं? अगर अलग चुनाव लड़ा तो कितना मुश्किल मान रहे हैं आप बीजेपी के लिए? ये है कि जैसे अभी मेरे से पहले हमारे साथी बोल रहे थे चंद्रयान की बात पे, तो जाहिर है कि आज
हमारे जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, उनमें भी बहुत उत्साह होगा और उन्हें लग रहा होगा कि अगर देश के वैज्ञानिक इतना बड़ा मिशन कामयाब कर सकते हैं तो वो तो उन्हें तो केवल हरियाणा की कुर्सी तक ही पहुंचना है। तो मिशन 24 में वो नए उत्साह से लगेंगे। और जहां तक आपने जो सवाल पूछा बीजेपी का, देखिए ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि प्री पोल अलायंस नहीं होगा, जितने संकेत पीछे मिले हैं जसपा और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि राजनीति में किसी संभावना को आप नकार नहीं कर सकते, ये तो एक राइडर हमेशा हम लोग लगा ही दे देते हैं जो राजनीतिक प्रेक्षक होते हैं, लेकिन अभी तक के हालात यही है। और 10 साल इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबा समय होता है, लेकिन हरियाणा में जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से वो ये है कि क्या विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव इकट्ठे होंगे, तो इसको लेकर भी अभी अटकलें लग रही है, सर्टेनिटी नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं कि लगभग 6 महीने का आप मान के चलिए अंतर है, अगर मई और अक्टूबर हम लगाए हैं आप तो 5 महीने का। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चुनाव, और पहले पूर्व में ऐसी परंपरा रही भी है जब चुनाव पहले भी हुए हैं समय से। तो एक तो वो प्रश्न है, क्योंकि उसमें दोनों प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर उन्हें लगता है कि मोदी जी की फिर कोई लहर चलेगी या ऐसा होगा तो फिर तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी, क्योंकि जैसे अभी बात हो रही थी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बधाई। जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए पहले भी ये पोस्ट पोल अलायंस था और कई तरह की इसमें चीजें सामने आती रही हैं। तो अभी की स्थिति में तो अलायंस नहीं होगा। अब अलायंस ना होने का आपने जो सवाल पूछा कि अगर अलायंस नहीं होगा तो ज्यादा मुश्किल होगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भी कहना मुश्किल होगा। कि जाहिर सी बात है अगर गठबंधन होता है तो दो पार्टियों के लोग साथ आते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस में कई सवाल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हुड्डा साहब ने कल एक इमोशनल अपील कर दी है 76 साल वाली, आपने देखा ही है, वो एक तरह से आगे आके जाहिर सी बात है कि वो ये कहेंगे कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मेरा साथ दो। हालांकि राजनीति में कोई आखिरी चुनाव होता नहीं, लेकिन 100% मुझे लगता है कि जो 76 साल उम्र की जो उन्होंने बात की है, तो जाहिर सी बात है वो इस बार ये एक इमोशनल कार्ड चलेंगे, क्योंकि 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह लेता है वो जाहिर सी बात है कि उसके मास बेस तो उसका है बिल्कुल अन्य नेताओं की तुलना में। बिल्कुल। और वो इसको लेकर जैसे वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप मालूम है पीछे भी आपको जो प्रभारी थे उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, अभी आपने जब अपना पैकेज बताया तो उसमें भी उन्होंने 2-3 घोषणाएं की हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन तो कांग्रेस सब जगह ही कर रही है, या पेंशन जो बुढ़ापा पेंशन की बात है, या मकान देने वाली बात, तो वो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे कि हाईकमान को ये मैसेज जाए कि लीडरशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का नुकसान हो। तो अगर ऐसा होता है, और उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ मुख्यमंत्री नॉन जाट वर्ग से आते हैं, बल्कि जो अधिकांश सीटें आई हैं वो भी उन क्षेत्रों से आई हैं। तो एक हरियाणा की राजनीति में इसे आप दुर्भाग्यपूर्ण मान लें या एक सच्चाई मान लें, जैसा भी मान लें, ये देश चलता रहता है। तो अगर वो कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो अलग बात है, लेकिन पिछले दिनों जो संकेत मिले थे और जब एक बात बड़ी तेजी से शुरू हुई थी, उस समय लगभग दोनों पार्टियों के नेताओं ने, मैंने आपकी डिबेट में भी सुना जो जजपा के नेता आए थे, कि अलायंस प्री पोल वाली तो कोई ऐसी बात लग नहीं रही, तो सब लोग अपनी अपनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में किस तरह का माहौल बनता है, कांग्रेस में किस तरह का माहौल बनता है, जो बाकी पार्टियां, आम आदमी पार्टी कितनी अपनी एक्टिविटी बढ़ाती है ना, INLD क्या स्ट्रेटेजी करती है, कोई अलायंस होता है क्या किसी पार्टी से, तो हाँ, इन तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे चीजें। राइट, कांग्रेस से सवाल करेंगे हुड्डा साहब की अपील को लेकर, लेकिन पहले सुमित्रा जी, गठबंधन को लेकर एक सवाल, अब तक की क्या उम्मीद करें, क्या बीजेपी अकेले लड़ेगी, और अगर अकेले लड़ेगी तो जेजेपी भी एक प्रतिद्वंदी होगी, जिनके साथ अब तक सत्ता में थे, क्या उनकी खामियां बताएंगे? चलिए आपके पास एक बार फिर से आएंगे। मोर साहब, भूपेंद्र हुड्डा जो अपील कर रहे हैं, उम्र को लेकर जो अपील की गई, अंतिम चुनाव की बात कर रहे हैं, एक इमोशनल अपील है, बीजेपी ये कह रही है कि भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी हरियाणा की जनता। 10 साल देखे हैं उनकी सरकार के, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। गृहमंत्री अनिल विज कहते हैं कि अब गुमराह नहीं होने वाली है हरियाणा की जनता किसी भी अपील से। ज्योति जी, जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपील की है, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं था, लेकिन हरियाणा की स्थिति देखकर
अब ये पोजीशन देख के मैं हरियाणा को कहाँ लेकर, जिस हरियाणा को विकास की पहली उस पे लेके, आप अगर सिरसा से देखेंगे, सिरसा छोटी सी, ये पंजेटा साहब बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटी चौधरी देवलाल के नाम पे बनाई थी, उसका पूरा डेवलपमेंट किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। हिसार के अंदर विश्वविद्यालय बनाया, लाला लाजपत राय पुष्प विश्वविद्यालय बनाया, महेंद्रगढ़ में नेशनल यूनिवर्सिटी आई, बाड़सा में एम्स लेके आए, रिवाड़ी में यूनिवर्सिटी लेके आए, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी लेके आए, फरीदाबाद में YS यूनिवर्सिटी लेके आए, सोनीपत में एजुकेशन सिटी लेके आए, सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेके आए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लेके आए, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी लेके आए, खेदड़ में थर्मल प्लांट लेके आए, जाडली में थर्मल प्लांट लेके आए, रोहतक में नया शुगर मिल लेके आए, रोहतक में सुपवा नाम से जो यूनिवर्सिटी थी विजुअल आर्ट्स की वो बनाई, रोहतक में जो विश्वविद्यालय था, ये हेल्थ विश्वविद्यालय था, यानी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाया पंडित भगवत दयाल को, एक पहला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है प्रदेश को देने का काम किया। IIM लाए, रिवाड़ी से लेकर रोहतक रेलवे लाइन है, हिसार से जो है रोहतक तक की रेलवे लाइन है, सोनीपत से जींद तक की जो रेलवे लाइन है, सोनीपत के अंदर लाट गांव में गोहाना के पास रेलवे कोच का एक बड़ा वो लेके आए थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के उसमें वो गुजरात चला गया है, किन्हीं कारणों से यहाँ से वो कैंसिल हो गया, उसकी वो चीज करके ले। एक ग्रामीण क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, PGI दिया कानपुर में। तो एक लंबी फहरिस्त उनकी आप देखेंगे कि विकास के नाम पे, जिस हरियाणा को आज विकास का नंबर 1 कहते थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे देखेंगे तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को स्थापित किया। जो भारतीय जनता पार्टी भय व भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहती थी, भय की स्थिति आप दे सकते हैं कि जो आपराधिक आंकड़े हैं उसमें महिलाओं की स्थिति, अपराध की स्थिति में कहाँ पे है, और किस प्रकार से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसमें बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 जो पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ठीक है, आपने बहुत लंबी लिस्ट पढ़ी, अभी लिस्ट बताई आपने, और उस लिस्ट के जरिए हुड्डा साहब भी दावा करते हैं कि पूरे हरियाणा का विकास हुआ था 10 साल में, लेकिन कुमारी सैलजा ये कहते हैं कि उत्तर हरियाणा का विकास नहीं हो पाया था। और दूसरा, जब आप संपूर्ण हरियाणा के विकास की बात करते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि हुड्डा साहब की सरकार में जातिवाद और क्षेत्रवाद चरम पर था। रोहतक, सोनीपत के अलावा विकास नहीं हुआ हरियाणा का। देखिए ज्योति जी, मैंने जो काम गिनाए हैं वो रोहतक सोनीपत से बाहर के हैं। रोहतक सोनीपत से बाहर के मैंने यमुनानगर है, यमुनानगर का थर्मल प्लांट है, आप खेदड़ का थर्मल प्लांट है, आप यहाँ मतलब इसमें जाडली में देख लीजिए थर्मल प्लांट है। रोहतक से बाहर जो है काम किए गए हैं। हिसार के अंदर विश्वविद्यालय बनाया गया है, झज्जर के अंदर बाड़सा में गुड़गांव में विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, रिवाड़ी में विश्वविद्यालय बनाया गया है, महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल विश्वविद्यालय दिया गया, जो बात में फरीदाबाद में YMC जो है विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो रोहतक से बाहर काम किया, और ये बिल्कुल बेआधार, निराधार, बेबुनियाद। आप देखेंगे कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पर अगर आप देखेंगे, आप पूरा का पूरा देखें कि मंत्री रोहतक और सोनीपत से कितने मंत्री थे, उनके मंत्रालय में सारे के सारे जो मंत्री थे, कैबिनेट में मिनिस्टर थे, वो सारे के सारे रोहतक सोनीपत से बाहर के मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र का विकास किया है। कैथल का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, कैथल का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ब्याणी के अंदर किरण चौधरी जी ने बहुत ज्यादा काम करवाए, जो भी जहाँ पे स्थितियां थी कैप्टन अजय यादव ने अपने वहां पे काम करवाए हैं। तो पूरे के पूरे आप उसमें देखेंगे पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व मिला था, और पूरे हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की बात कहती है, हरियाणा और एक हरियाणवी सही मायने में हरियाणा और जनता पार्टी नहीं कहती। आप जिन किरण का या अजय यादव का जिक्र कर रहे हैं या जींद या कैथल की बात करते हैं, तो वहाँ से आपके पार्टी के बड़े नेता भी बार बार सरकार में रहते हुए कहते रहे कि उनके इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, या उनके इलाके का विकास नहीं हुआ, या मंत्री रबड़ स्टैम्प बनकर रह गए, ये भी कहा गया। मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हूँ, चूंकि चौहान जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सुमित्रा चौहान जी, एक तरफ तो देखिए आपकी विरोधी बात में बात समाप्त कर देता हूँ। चुनावी राजनीति में देखिए, एक तरफ तो विरोधी दल ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत शिखर पर रहने वाली है, 10 साल की बहुत हो जाती है। पिछली बार भी हमने देखा बहुमत से आप लोग 40 सीटों पर आ गए। अब जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, तो उसका भी वोटर्स का रोष आप लोगों को झेलना पड़ेगा अगर अलग अलग गए। इस बार ज्योति जी एंटी इनकम्बेंसी भी प्रो में कन्वर्ट होने वाली है, और जिस तरीके के चुनावी ट्रेंड रहे हैं हमारे 3 बाई इलेक्शन में, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, बिल्कुल सही बात है। तर्ज पर हरियाणा का विकास और हर वर्ग को फायदा मिले,
गरीब कल्याण के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया, शिक्षा और चिकित्सा, आज गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज जिस तरीके से बड़े अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकता है, इस तरह की योजनाओं से गरीब आदमी को हर वर्ग से लाभान्वित किया है। और इसी के साथ सबका विकास के साथ हम प्रो इनकम्बेंसी हमारे साथ रहने वाली है, एंटी से हम बिल्कुल लगाने वाले नहीं है और बढ़कर सीटें आएंगी, जीतेंगे। एक बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जेजेपी इसमें साथ होगी या नहीं? जैसे आप दावा कर रही हैं बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो उसमें जेजेपी की गुंजाइश या जरूरत तो नहीं लगती है? ये निर्णय सिर्फ नेतृत्व और समय पर लिया जाएगा और समय पर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व दोनों दल बैठकर निर्णय लेंगे। पंजेटा जी, देखिए ये कह रहे हैं कि कोई कमाल ही या करिश्मा ही होने वाला है कि हम तो बहुमत से जीतेंगे, एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी लोगों के जहन में संशय है इस बात को लेकर कि अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि दोनों सत्ताधारी दल साथ रहेंगे या फिर नहीं। बार बार ये कह दिया जाता है दोनों दलों के नेताओं की ओर से कि हम सभी 10 लोकसभा सीटों की और सभी 90 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी के हाल ही में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, सिरसा से लेके आप महेंद्रगढ़, नारनौल, कहीं पे भी आप देख लें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, यमुनानगर आए, तो कहीं ना कहीं जनता का विरोध तो अब साफ जाहिर हो चुका है। और भाजपा को भी अंदर से पता है कि पिछली बारी 75 पार का नारा देके कर 40 तक सिमट गए थे, तो इस बार स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो बहुत दुखी है। इन्होंने बात करी हरियाणा की एकजुटता की, तो हाल ही में नूह का उदाहरण है। हम पंचकुला जलता देख चुके हैं, हम रोहतक झज्जर जलता देख चुके हैं, बरवाड़ा जलता देख चुके हैं। तो किसान आंदोलन के बाद, उस किसान आंदोलन में और उसके बाद जो गन्ने के रेट के लिए और सूरजमुखी के लिए जो किसानों के ऊपर डंडे बरसाए वो देख चुके हैं, सरपंचों पे डंडे बरसाए वो देख चुके हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसाए वो देख चुके हैं, आशा वर्कर, रोडवेज कर्मचारी, द लिस्ट गोज ऑन। बहुत मतलब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो मतलब सरकार के नीतियों की वजह से, इन्होंने क्योंकि नीतियों की बात करी, तो अगर आप देखें तो मनरेगा का कितना पैसा ड्यू है, फसल बीमा योजना का बजट घटा दिया, FCI का तो लाखों करोड़ का बजट घटा दिया, PM आशा योजना बंद कर दी, फर्टिलाइजर्स के ऊपर से जो है सब्सिडी है उसका बजट घटा दिया। आप वो बात कीजिए क्या चीज है, और वो हर चीज के अंदर ये योजनाएं हैं जिसका खामियाजा फसल बीमा को उठा के देख लीजिए। कई क्लेम्स जो थे बनते थे वो रिजेक्ट किए गए, क्लेम्स की वजह से धरने दिए गए, हिसार लघु सचिवालय के ऊपर हजारों ट्रैक्टर लेके किसानों ने उसका घेराव किया, धरना। सिरसा का आपको पता है। आप बताइए, किसी एक टॉपिक को उठाइए, मैं उस पर डिबेट करने को तैयार हूँ। मतलब आप बताइए, महंगाई, सिलेंडर, कुछ एक चीज जो नारा भाजपा लेके आई थी, और किस एकता की बात करते हैं? ये भाईचारा तो आपने खुद ने खराब कर रहे हो। इनपुट होने के बाद महज इत्तेफाक नहीं है SP का छुट्टी पे जाना, और वो क्यों गए छुट्टी के ऊपर, सारी आपके इंस्पेक्टर बता रहे हैं, CID वाले बता रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह सेंटर मिनिस्टर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा क्या जरूरी था कि हरियाणा जलना मंजूर था आपको, और ये यात्रा इतनी क्या जरूरी थी? सिर्फ एक ही बात हो रही है, आप हजारों यात्राएं निकलती हैं, निकले बाद में निकले, पहले निकलती रही हैं। मुझे पता है सावन के महीने के लेके इमोशनल कर रहे हो, सारे नूह के अंदर कावड़ियों के लिए ये इंतजाम करते हैं मुस्लिम भाई हमारे। तो आपसी सद्भाव कभी खराब नहीं हुआ। देश की आजादी से लेके इतिहास उठा के देख लीजिए आप मेघों का, तो ये प्रश्न उठेंगे। मणिपुर को ले लीजिए, आप दूर क्यों जाते हैं? आप दिल्ली जला, कितने उदाहरण उठाएंगे आप? तो आप किस मुद्दे पे चाहते हैं, उसी मुद्दे पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है सरकार के प्रति रोष है। और जहां तक आपने गठबंधन की बात करी, देखिए गठबंधन ज्योति जी 2 किस्म के होते हैं। जहां सत्ता पक्ष को ये लग रहा होता है कि हमारी वोट इंटैक्ट है, दूसरी जो कोई भी सो कॉल्ड वोट, मैं किसी ऐसे नाम नहीं ले सकता डिबेट पे, उनकी वोट आपको डिवाइड करनी है। तो सरकार को लगता है अगर उसमें फायदा है तो सरकार क्या करती है, फिर गठबंधन नहीं करती है कि उनका आप वोट का बाइफिकेशन कीजिए, वहां पोलराइजेशन होगी आपको। लेकिन अब भाजपा को पता है कि तब 40 पे थे, आज भाजपा का अपना वोट खिसका रही है, शहरी वोट खिसक रहा है भाजपा का। जो भी आप लगा लीजिए, वोट नहीं है, किसान वर्ग, सभी वर्ग दुखी हैं।
कर्मचारी से लेके। तो आप भाजपा को ये लगेगा कि क्यों ना हम, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, अब बात आती है जजपा के साथ अलायंस की। अब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। मतलब उनके साथ वो तो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की, उसके बाद प्रदेश में क्या घोटाले नहीं हुए? आप बताइए, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, देश के ऊपर आज हरियाणा के ऊपर कर्ज कितना है, धान घोटाला ले लीजिए, चने के ऊपर घोटाला ले लीजिए, किलोमीटर स्कीम घोटाला ले लीजिए, आप यू नेम इट, सभी के ऊपर विधानसभा में, अखबारों में, मीडिया में निरंतर चर्चा होती रहती है। सबको पता है प्रदेश में क्या हो रहा है। उसके बाद भी अगर भाजपा ये ताल अपना पीठ थपथपाती है तो कोई बात नहीं, वो तो जनता ने फैसला करना है, जनता फैसला करते हैं। ठीक है तंवर जी, इसराइल से लेकर कभी दिल्ली से कह दिया जाता है कि हरियाणा की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा की पराली जलाई जा रही है, इससे दिल्ली वासी परेशान है। कभी कहा जाता है हरियाणा की वजह से दिल्ली डूब रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या हरियाणा की जनता, हरियाणा के वोटर्स को आप लोग कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे? क्योंकि इसराइल को लेकर तो जवाब देना ही होगा कि क्यों पंजाब हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं। ये मुद्दा बार बार चुनाव में सामने आएगा आप लोगों के। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी नवीन राजनीति का एक केंद्र है, और जिस प्रकार से पंजाब की, जैसे आप बात कर रहे थे, एक पेंशन विधायक के लिए कर दी, रोजगार जिस तरह से पंजाब में दिया, और अन्नदाता का जो अविलंब भुगतान किया, और रोजगार जिस तरह से स्थायी रोजगार दिया अनेक वर्गों को, मैं उन विषयों को ना भी उठाऊं। इसके अलावा जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडल है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का और अन्य जन सुविधाओं का, उनमें जिस प्रकार से काम हुए हैं वो सारे के सारे हरियाणा प्रदेश भी जानता है और भारत भी जानता है। और अभी आपने जो विषय उठाया एसवाईएल का, देखिए ये कैंसर रूपी बीमारी हरियाणा के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? निश्चित तौर पे कांग्रेस और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जिम्मेदार हैं। और इसके विषय में जब राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मेरे पास समाधान है, मोदी जी बुला ले और मैं समाधान दे दूंगा, आखिर एक बार अवसर क्यों नहीं देते? ऐसी क्या दिक्कत है? निश्चित तौर पे मोदी जी पिछले 2017 के इलेक्शन से पहले तो केजरीवाल ही कह चुके हैं पंजाब के पास एक अतिरिक्त बूंद नहीं है। आप लोग सत्ता में हैं तो दूसरों को मत कोसिए। और दूसरा, मेक इंडिया नंबर 1 की जब हिसार में बात की अरविंद केजरीवाल ने कि चाय के लिए पीएम मोदी बुलाएं, तो क्या वो चाय का इंतजार करते रहेंगे? उन्हें कोई चिंता नहीं है फिर हरियाणा की? वो अगर उनके पास समाधान है तो क्यों समाधान को लेकर क्यों बैठ गए हैं? समाधान देते क्यों नहीं है? ज्योति जी, दूसरा विषय ये भी है, जो मामला है वो न्यायालय में है, और न्यायालय जो भी इसमें फैसला करेगा सभी पर, चाहे केंद्र है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सब मानने की बातें है, तो उन पे बात करें ना। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा में जो विफलताएं हैं गठबंधन सरकार की, शिक्षा के नाम पे नहीं, अगर अदालत में है तो फिर केजरीवाल क्या समाधान देंगे? अदालत तो 3 बार ही कह चुका है हरियाणा का पानी दिया जाए। वो तो एजेंसी को लेकर मामला है, नहर निर्माण को लेकर है, पानी तो देना ही है, ये तो क्लियर है। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि तीनों पक्ष बैठ के बात करें और केंद्र सरकार इंटरव्यून करे। क्यों नहीं केंद्र सरकार ने इंटरव्यून किया? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? इस बात का जवाब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं? तीनों पक्ष है, हरियाणा में पक्ष है, पंजाब भी पक्ष है, और केंद्र सरकार भी पक्ष है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर तो अगर कहीं पर गतिरोध है तो उसका समाधान कौन करेगा? या तो तीनों बैठ के करें, या फिर कोर्ट अपने इलेक्शन लेने में, उसमें क्या कर सकते? और कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। इसके अलावा जो विषय है आज का, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हुए, स्कूलों के भवन नहीं है, तकनीकी संस्थान नहीं है, ये भी विषय है। और जिस प्रकार स्वास्थ्य ढांचा करवाया हुआ है, गुड़गांव का उदाहरण है, एक ईंट नहीं लगी कसार में, एक अस्पताल को तोड़ के उसमें एक ईंट नहीं लगा पाई, ये विफलता है। और बिजली के नाम पे हरियाणा में जिस प्रकार के बिजली के रेट है, और दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से फ्री बिजली है, और निश्चित तौर से हम हरियाणा में भी, अगर हरियाणा प्रदेश के जनता ने हमें अवसर दिया तो पंजाब और दिल्ली की तरफ से फ्री बिजली देंगे। इसके अलावा सड़कों के पूरे प्रदेश में क्या हाल है, उन पर भी सोचने की जरूरत है। सिवाय राष्ट्रीय राजमार्गों के हरियाणा प्रदेश में आज कोई सड़क चलने लायक नहीं है। और युवा CMI के आंकड़ों के मुताबिक आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा प्रदेश में।
एनसीआरटी के क्या करें, ये छिपे हुए आपसे नहीं है। और परिवार पहचान पत्र ने जिस तरह से 5 लाख से ज्यादा पेंशन काटी है, 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काटे हैं, इनका जवाब आखिर धरातलों पे देना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार का तो कहना ही क्या है, श्राद्ध घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ, रजिस्ट्री घोटाला सरकार के संरक्षण में हुआ, एक्सपीएससी में एचसीएस अधिकारी करोड़ों रुपए कैसे लेते पकड़े जा रहे, इनको शर्म को आती ही नहीं। और जिस तरह से पंचायतों का 9 साल में, चलिए आपकी बातें कंप्लीट हो जाती है, आपने काफी विस्तार से बात की। कंवर जी एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतें 9 वर्ष के करीब में 4.5 साल के आसपास पंचायतें नहीं हुई, यानी कहने का भाव ये है कि ग्रामीण जो विकास था उसको इन्होंने अवरुद्ध कर दिया। और ग्रामीण विकास तो आज भी अवरुद्ध है, जिस प्रकार से इन्होंने ग्राम पंचायतों पे तलवार लटका रखी है। और आज हर वर्ग तरफ है और हर वर्ग आंदोलनरत है, ये इनकी विफलता के परिणाम है। इनको आप बताना चाहिए कि आखिर ये सारा की सारी जनता, सभी के सभी वर्ग तरफ और दुखी क्यों। सुमित्रा जी किसी भी बात पर काउंटर नहीं कर रहे, आज विपक्ष की किसी भी बात पर काउंटर नहीं किया उन्होंने। खैर गुरमीत जी, पिछली बार हमने बीजेपी को लेकर बात की, गठबंधन को लेकर बात की, आएंगे आपके पास। सुमित्रा जी, कांग्रेस को लेकर बात करें तो कोई डाउट है नहीं इस बात में कि मजबूत स्थिति में है कांग्रेस हरियाणा में, लेकिन नेता एकजुट नहीं है। एक तरफ हुड्डा साहब के बड़े नेता के, दूसरी ओर एसआर के खेमा जो नजर आ रहे हैं नया, लेकिन जो बड़ी चुनौती है संगठन का गठन कैसे हो, गठबंधन संगठन का गठन कैसे हो, एकजुट कैसे किया जाए, सभी नेताओं को एक साथ कैसे लाया जाए। कांग्रेस में समस्या कोई नहीं लेकिन तो कर्नाटक में भी थी, कई दिन लगे मुख्यमंत्री का निर्णय करने में, हिमाचल में भी थी, आपको पता है शिमला में नारेबाजी हो गई, और तो इन दोनों राज्यों में भी थी गुटबाजी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का नुकसान भी करती है, कांग्रेस में बनिस्बत बाकी पार्टियों की ज्यादा होगी। तो अब ये एक जैसे आप कह रहे हो इसका समाधान देखिए, हाईकमान जो कांग्रेस की है वो खुद पिछले 10 सालों से जूझ रही है सत्ता में आने में। तो जब हाईकमान सत्ता में होती है, जब मजबूत होती है हाईकमान, उस समय उसकी जो कई बात है उसका जो असर है वो नेचुरली दूसरी तरह से होता है। और जब वहां पर ही प्रॉब्लम हो, अब आपने देखा ही G23 के कई नेताओं को वर्किंग कमेटी में लिया पीछे, तो इस वजह से हाईकमान जो है वो कुछ बहुत ज्यादा करने की स्थिति में है नहीं, वो फ्री फॉर ऑल टाइप स्थिति लगता है कि बनी रहेगी हरियाणा में भी। और जाहिर सी बात है कि 2019 में भी अगर आपको याद हो, उससे पहले भी इस तरह के हुड्डा साहब ने तेवर दिखाए थे और बाद में उनको थोड़ी सी ज्यादा फ्री हैंड दिया गया एक तरह से। तो अब वो इस बार भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ये मान के चल रहे हैं और आगे उनको भी ये चिंता है कि जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी है उनको भी स्टैब्लिश करना चाहेंगे, तो वो उनके लिए एक बड़ा दांव इस इलेक्शन में होगा। तो जहां तक हाईकमान की बात है देखिए, वो तो डिपेंड करेगा उस माहौल में आखिर में कौन उभरता। अभी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हालांकि ये 3 नेता इकट्ठे हैं और तीनों बड़े नेता हैं, आपको मालूम है। अब तो रणदीप जी को, अभी वो कर्नाटक की बात कर रहे थे, अब तो उन्हें मध्य प्रदेश का इंचार्ज बना दिया है जो एक बड़ा राज्य है और जहाँ चुनाव होना है। और इवन शैलजा जी को छत्तीसगढ़ का बना दिया है जहाँ ऑलरेडी कांग्रेस सत्ता में है। तो उनका कद तो जरूर है, लेकिन हरियाणा के अंदर किस तरह से वो एक फार्मूला निकाल पाएंगे, मुझे लगता है इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पहले तो कांग्रेस आती है सत्ता में या नहीं आती, और फिर किस प्रकार की सीटों के साथ आती है, इस पर भी बहुत निर्भर करेगा हाईकमान जो फैसला करेगी। और एक बात बस मैं कह दूं, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, देखिए कोई भी पार्टी, ये जो पंजाब हरियाणा के जो स्टैंड में विरोधाभास रहता है, आपने हालांकि उन्हें बता दिया था, और मैं एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, अदालत पहली बार फैसला दे चुकी है और केंद्र दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठा चुका है, 2 मीटिंगें हो चुकी है। वो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, कि हरियाणा पिछले दिनों अपने कॉलेज को एफिलिएट करना चाहता था, उसके लिए गवर्नर ने मीटिंग बुलाई, उसमें भी पंजाब नहीं माना, जो कि शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। तो ये सभी पार्टियां, इसमें चाहे कांग्रेस हो, एक INLD क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, उनको शायद इस दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है पंजाब में, ये बिल्कुल उलट स्टैंड ले लेते हैं। और जो तर्कों से ज्यादा केवल एक भावनात्मक दृष्टि से, या आप ये कह लें कि एक गोइंग विद द विंड वाली बात है कि हवा चल रही शुरू से, तो उनको ये डर लगने लगता है कि अगर हमने कोई और बात कर दी तो पंजाब में जो उनके विपक्षी दल है वो उसका कुछ फायदा न उठाए। बिल्कुल, हमें तो बहुत उम्मीद थी, मैं बताऊं कई मुद्दों पे कि पंजाब में नई सरकार आई तो शायद वो उनसे अलग स्टैंड लेगी, नहीं लिया, लेकिन वो भी उसी लाइन पे चल रहे जिसमें अकाली और कांग्रेस चलती थी। तो इस मामले में ये जब चुनाव होगा हरियाणा का,
तो आप ये निश्चित मान के चलो कि, और आप क्योंकि दिल्ली में भी सरकार है और जैसे आपने पराली का कहा, पानी का कहा, ये मुद्दे तो उठेंगे और उस पर कोई ना कोई स्टैंड आम आदमी पार्टी को भी लेना ही होगा। बिल्कुल, आप पीयू का कह रहे हैं, हरियाणा के हिस्सा बहाली के लिए इनकार कर चुके हैं मान साहब। दूसरा, हरियाणा की सीएम कहती थी कि पानी है नहीं, बाद में देखेंगे। आप नहर निर्माण तो कराएं, नहर निर्माण को तैयार नहीं है। बिल्कुल जी। जोगेंद्र मोर जी, जैसे कि जिक्र किया गुरमीत जी ने कि पिछली बार भी एक परिवर्तन रैली शायद की थी, महापरिवर्तन रैली हुड्डा साहब ने, और कहा कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डिंग का प्रयास किया गया। तो क्या इस बार भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि उनको फ्री हैंड मिले? क्योंकि सत्ता में आने से पहले, चुनाव से पहले वर्चस्व की लड़ाई हर बार दिखती है कांग्रेस में। देखिए, जहाँ जिस पार्टी के अंदर जहाँ वो होता है, एक बहुत पुरानी पार्टी है, वरिष्ठ नेता है और सबकी एक राजनीतिक, देखो मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, क्यों नहीं होगी? राजनीति में सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेके आते हैं और हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम एक स्पेस देते हैं, आंतरिक लोकतंत्र का स्पेस देते हैं, अपनी बात कहने का स्पेस देते हैं। हम कोई गला घोटने का काम कांग्रेस नहीं करती है। और साहब जो बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पे कही जानी चाहिए, वो मीडिया के माइक के सामने अगर कहेंगे तो वो इंटरनल डेमोक्रेसी जैसा उसमें क्या बचा है? जो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बातें होनी चाहिए वो मीडिया में बात ज्योति जी क्या करता है, मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ा के कह देता है, अच्छा। सेंस को बदल देता है उस तरीके से। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप क्या हमारे किसी भी नेता ने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? किसी भी नेता ने कहा हो तो? नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन जो समर्थक है वो कह देते हैं। हुड्डा साहब के समर्थक विधायक कह देते हैं। बीबी बत्रा ने कहा पिछले दिनों, शैलजा ने कहा कि कोई व्यक्ति घोषणाएं अगर कर रहा है तो कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। तो बीबी बत्रा ये कहते हैं, जो कि हुड्डा समर्थित विधायक माने जाते हैं, कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनकर सभी वादे पूरे करेंगे। उनके समर्थन में जो विधायक है वो बहुत बार कह देते हैं। देखो, एक कार्यकर्ताओं का उत्साह, बिल्कुल जयप्रकाश बोलते हैं, दूसरे गीता भूकल की बात करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया जाता है कि हुड्डा साहब बड़ी नेताओं को कमान दी जाए, ठीक है। और ये बार बार उनकी घोषणाओं को लेकर जो सवाल उठाते हैं दूसरे नेता। और एक बात देखिए, बाबरिया जी को क्यों, दीपक बाबरिया को एक बात क्लियर करनी पड़ी चंडीगढ़ से कि हुड्डा साहब फेस नहीं है पार्टी का। अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि वही फेस है, उन्हें बार बार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं, कोई चेहरा नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि कोई चेहरा नहीं है, ये सच्ची बात है, एक बात है। दूसरी बात मैं जो कर रहा हूं, या तो समर्थक तो यहाँ पे जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, कोई कैप्टन अभिमन्यु की बात करता था, ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करते थे, आप देखिए रामविलास शर्मा की बात करते थे, आप अनिल विज की बात करते हैं, आज भी कहते हैं लोग। यहाँ पे अरविंद शर्मा के सीएम के नाम के नारे लगे हैं रोहतक में, ठीक है, राव इंद्रजीत के अहिरवाल के नाम के नारे लगते हैं। तो ये जो समर्थक होते हैं वो उत्साह में अपने अपने जिस नेता के प्रति आस्था होती है उस नेता को मजबूत देखना चाहते हैं। ये राजनीति की है। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे किसी नेता ने, जिन नेताओं का नाम ले रहे, उन्होंने कोई बात कही है? क्या पार्टी हाईकमान ने कोई बात कही है, उसके खिलाफ किसी के जाने की हिम्मत हुई है? चाहे वो कर्नाटक की बात है, चाहे पंजाब की बात है, चाहे कहीं की भी, चाहे हिमाचल की बात है, चाहे राजस्थान की बात है, चाहे मध्य प्रदेश की बात है, जो हाईकमान फैसला करती है, विधायक रिसेंट तो हिमाचल का ही है। सुखू साहब को सीएम बनाया गया तो प्रतिभा सिंह के समर्थकों की ओर से तो खूब जमकर नारेबाजी की गई। राजस्थान का किससे छुपा के, मध्य प्रदेश में जो हुआ किससे छुपा था? हाँ, कर्नाटक में आप लोगों ने एक हद तक कंट्रोल कर लिया था, कर्नाटक में एक सीमा तक आप लोगों ने कंट्रोल किया और ये बहुत कामयाब भी हुए इसमें आप। लेकिन दूसरे राज्यों की, छत्तीस, किसी भी राज्य की आप बात कर लें, गुटबाजी तो किसी से नहीं छुपी है, किसी से नहीं छुपी है। वो देखो गुटबाजी नहीं है, वैचारिक मतभेद महत्वाकांक्षा राजनीति में, तो राजनीति में आएगा क्यों आदमी? आदमी राजनीति महत्वाकांक्षाएं लेके आता है, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं आज छोटे स्तर का कार्यकर्ता हूं, ठीक है। अगर मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों की राय शुमारी हो सकती है, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उनकी निजी राय हो सकती है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो पार्टी का राय नहीं है। चलो चर्चा को आगे ले जाते हैं। सुमित्रा चौहान जी हैं पीसीआर। सुमित्रा जी, अभी आप लोगों ने पन्ना प्रमुख कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभाओं में आप लोगों ने लोकसभा क्षेत्रों में रैली की केंद्र के 9 साल पूरे होने पर। अब वोटर चेतना महाअभियान में चलाया गया है, तो आगे क्या कुछ कार्यक्रम और रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की लोगों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख
सकते प्रमुख। हमारे जो सम्मेलन है, हमारी रैलियां हुई हैं और सरकार की नीति, पारदर्शिता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बूथ स्तर तक मजबूत है। अपनी नीतियों को लेकर, सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच उतर चुका है और बाकी जन के मुंगेरी के हसीन सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 वर्ष में किया है, ने पूरे देश में किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर अंत्योदय के जो कार्य किए, गरीब आदमी के लिए जो कल्याण की योजनाएं की है, कोविड जैसी महामारी से पूरे विश्व में जो लोहा मनवाया है, भारत को इतने अच्छे तरीके से निकाल कर मोदी जी लेके गए हैं, जिस तरीके से हमारे विकास के कार्य हुए हैं, सबके साथ सभी को एक व्यक्ति के विकास की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने आगे एक व्यक्ति को बढ़ाया है, हर एक व्यक्ति को। इसके सहारे हम चुनाव में जाएंगे। हर एक दल को अपना अपना एजेंडा लेकर जाती है और सबके सामने 2024 का चुनाव है। बाकी एक दल के अंदर कई दल है, ये सभी दल नहीं, एक दल के अंदर ही दल है। तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति की बात को आगे बढ़ाते हुए चुनाव 2024 जीतकर आए। पंजेटा जी, ये तो हम बार बार कहते हैं कि एक विधायक से सरकार कैसे बने, लेकिन आपकी पार्टी के सामने एक विधायक से सरकार बनाने के साथ साथ नेताओं की कमी भी एक चुनौती रहेगी, जो कि पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा। अभय चौटाला के अलावा, बड़े चौटाला साहब वयोवृद्ध हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, अभय चौटाला के अलावा पहली पंक्ति के नेता नहीं, दूसरी पंक्ति के नेता नहीं, किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट नहीं दिया जाए, ये भी बहुत चुनौती साबित होने वाली है। ज्योति जी, टिकटों के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट लेने के लिए मारामारी रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी जो होती है, जनता चुनती है नेता और जनता ही पार्टी को और नेता को बड़ा बनाती है। भाजपा के भी हरियाणा के अंदर अगर आप इतिहास उठा के देखें, कभी 1 कभी 2, और कांग्रेस के भी कभी 3 कभी 5 रहे हैं। बड़ा चेहरा था मोदी के नाम पर, बहुत बड़ा चेहरा था, कैसे तुलना करेंगे बीजेपी से? क्या तभी कमाल किया बीजेपी ने। क्या आप बताइए, सुनैना जी चौटाला बड़ा चेहरा नहीं है? श्याम सिंह राणा जी बड़ा चेहरा नहीं है? नफे सिंह राठी जी बड़ा चेहरा नहीं है? RS चौधरी जी बड़ा चेहरा नहीं है? मलिक साहब बड़ा चेहरा नहीं? चेहरों की कोई कमी नहीं है, आप चिंता ना करें। हमारे को हर उसके अंदर मुश्किल होगी टिकट देने के लिए। इतने टिकटार्थी हैं आज की डेट के अंदर। मैं खुद स्वयं यात्रा में जाके आया हूं, हमारा सीधा जनसंवाद है, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी पार्टियों के साथ है, लेकिन आज हमें पता है हम कहाँ हैं। अगर हमने जनता के साथ सीधे ना जुड़े होते, उनकी समस्याएं ना सुनी होती, जनता ये देखती है ये विपक्ष में रह के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर ये सत्ता में आ गए तो जुबान के धनी है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। और अभय सिंह जी चौटाला के अगर हाथ में सत्ता आती है तो जो अगर उन्होंने कहा है पेंशन 7500 तो होगी। अगर 1100 रुपए देंगे खर्चे के लिए, राशन के लिए, महिलाओं को अलग से देंगे, सिलेंडर साथ में देंगे तो देंगे। ये पुराने ये जो बिजली के मीटर, हर घर की समस्या है ना, ये तो ज्योति जी कोई नहीं अछूता। हमने हम सीधा संवाद किया, हर घर की समस्या है, जितने 4-4, 5-5 गुना बिल आ रहे हैं, उन्हें पता है ये बदलेंगे, कह दिया तो बदलेंगे। 300 यूनिट बोला है तो करेंगे। कोई भी अगर ये जो ग्राम आवास योजना है, हम चौधरी देवीलाल जी के नाम से ग्राम आवास योजना लेके आ रहे हैं, वहां पे 100 गज के प्लॉट देंगे। मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं गुरमीत जी की बात से स्टार्ट करूंगा। ये जनता है, आज इनको भी पता होगा, गुरमीत जी को, आम आदमी पार्टी का पंजाब का एक विधायक पिट गया वहां पे हाथापाई है उनके साथ, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। किसान की एक डेथ हो गई है, किसान उनके विरुद्ध हो गए। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के साथ भी है, क्योंकि मुझे पता है ये भाजपा का और हमारा वोट नहीं काट रही, ये भाजपा का और कांग्रेस का नुकसान करेंगे, हमारा किसी के लिए नहीं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ज्योति जी सीधा सीधा है, आपको भी पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या आप दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई नहीं लड़ रहे? आप मुझे बताइए, क्या वो जनता के लिए के हित की कोई बात करें, या जो इमोशनल हो रहे हैं वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए हो रहे हैं? और ये बोलना, अगर आप किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ दीपेंद्र हुड्डा खुद में भी बड़े नेता है। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार के सांसद हैं, हम राज्यसभा सांसद हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई आधार नहीं है। मैं रणदीप सुरजेवाला शैलजा जी से बड़ा नेता नहीं मानता उनको, ना रणदीप सुरजेवाला से उनकी कोई पृष्ठभूमि है, ना किरण चौधरी से उनको ऊपर रखा जाता है। किस वजह से?
आप एक बात तो सरेआम तो नहीं, बोलते आप हैं जिनका कि नाम उनके ले रहे हैं नेता- उनकी तीनों की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, ऐसा नहीं है। नहीं, एक पैरेलल देखिए, तीनों की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है। किरण की अपनी है, शैलजा की अपनी है, सुरजेवाला की अपनी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एसआरके के नाम से एक पैरेलल पावर फ्रंट है, सीधा सीधा आपस में टकराव है। हाँ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तंवर जी, आपका आखिरी कमेंट। ज्योति जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की विफलता स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर रही है, किसानों के आय दुगने करने की बात करी थी, उसमें विफल रहे हैं। 3 काले कानून लाए और 750 किसानों की शहादत और उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास और एमएसपी के पे कानून बनाने की बात जो कि नहीं हुआ। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को -23.9 तक ले जाने वाले लोग और विफल नोटबंदी और 2022 में हर परिवार को घर देने की बात और काला धन के नाम पे 15-15 लाख का वायदा और 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, जो कि 2 लाख भी नहीं दे पाए। इसके अलावा जिस प्रकार से अग्निवीर में 70 से 80 हजार प्रति वर्ष नौकरी किसान और मजदूर के बच्चे को मिलती थी, उसको 10-12 हजार पे बेचने वाले लोग, और महंगाई का तो कहना ही क्या है। और सारे सरकारी संस्थान देश भी है और संवैधानिक। ठीक है तंवर जी, आगे टाइम नहीं अभी, हालांकि समय नहीं, लेकिन मैं गुरमीत जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। अभी समय है गुरमीत जी, लेकिन आज के जो हालात हैं। ओके तंवर जी, सुन लीजिए, अभी आ गई आपकी बात, सुन लीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी को चैलेंज कर रही है। और अब कांग्रेस क्योंकि 10 साल बाहर रही है और भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में, उससे पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में थी, और आईएनएलडी को उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 20 साल हो गए, क्योंकि 2004 में 5 में चौटाला साहब की जब सरकार गई है कांग्रेस आई, तो और उसके बाद पार्टी टूट भी गई। तो बाकी तो मैंने कहा कि भाई चंद्रयान से सबको बहुत प्रेरणा मिली होगी आज सारे राजनीतिक दलों को, लेकिन क्योंकि ये दोनों पार्टियां मूल तौर पे पिछले 20 सालों में हरियाणा में सत्ता में रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि मुख्य मुकाबला इनमें होगा। लेकिन राजनीति में तो आगे क्या होगा, किस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब में इतनी जबरदस्त सफलता पाई है और दिल्ली में लगातार वो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप या आईएनएलडी का एक अपना आधार माना जा सकता है। लेकिन मुख्य तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं की कांग्रेस मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो मिशन 2024 को लेकर सभी दल तैयारी कर रहे हैं। अभी तैयारी में कौन किस पर भारी है, कहां के सभी दल इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।